गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुराग दीक्षित में उम्मीद है मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी और वीडियो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि बच्चों की मांग थी कि सर मिक्स प्रैक्टिस सेशन लेके आइए ग्रुप बी के लिए और एनटीपीसी के लिए, तो फिलहाल अभी मैं ग्रुप डी के लिए मिक्स प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। बाकी चीजें आप लोगों के रिस्पॉन्स पर निर्भर करेंगी कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए, जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। मेरे YouTube चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले। जितने भी बच्चे, जितने भी कैंडिडेट नए हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज YouTube चैनल मैथ बाय अनुराग दीक्षित को ज्वाइन करें। और पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल, ये लिखा हुआ है मैथ बाय अनुराग दीक्षित, इसको प्लीज ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको प्रिंटेड पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा और पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब। इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, करना भी है और उसका आंसर भी करना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकंड आपको मिलने वाले हैं, बल्कि 30 सेकंड की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही कराता हूं। ठीक है, चलिए फिलहाल तो 25 सेकंड तो ही गए हैं। खैर, तो अब देखिए, इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5A7 में 335 जोड़ने पर परिणाम इतना मिलता है। तो देखिए, 5A7 में जब आप ऐड करते हो 335 तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है 8B2, राइट। कहता है जो संख्या है 8B2, जो परिणाम आया है ये 3 से विभाजित है। तो a का अधिकतम संभव मान क्या होगा, कितना होगा? देखिए, अगर ये संख्या 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब इसके अंकों का जो योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 8 और 2 10, यानी b के जो मान हो सकते हैं क्या क्या हो सकता है? देखिएगा, 8 2 10 2 12 हो सकता है, आगे 3 जोड़ दोगे 5 हो जाएगा, फिर आगे 3 जोड़ दोगे 8 हो जाएगा। यानी b के संभावित मान 2 5 और 8 हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? 2 5 और 8। अब अगर बात करूं कि अगर b के मैं संभावित मान यहां पर 2 रखता हूं, क्या रखता हूं? 2, तो a का संभावित मान क्या होगा? अगर b का मान मैंने 2 रखा तो a का मान क्या होगा? तो a का मान होगा 0। आप कहोगे सर क्यों होगा a का मान 0? जब b का मान 2 होगा तो a का मान 0 होगा। वो इसलिए क्योंकि 7 5 12 के 2 हासिल भी तो 1 रहेगा ना। तो भाई, इसको b की अगर 2 लाना है तो a की जगह क्या होना चाहिए, ये आपको समझना होगा। ठीक है, b की जगह अगर 2 लाना है तो a की जगह क्या होगा, ये आपको सोचना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर b का मान 5 रखा, b का मान क्या रखा? 5 रखा, तो a का मान क्या होगा? अगर b का मान 5 रखा है तो a का मान 1 हो सकता है। ठीक है, देखिए यहां अगर 5 रखते हो आप, 5, तो 3 1 4, तो ये हो गया, 1 ये मिलेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5, राइट। कोई दिक्कत बोलिए नहीं किसी को? ठीक है, अगर b का मान जो है क्या रखा गया? 8 रखा गया, तो a का मान क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। देखिए, अगर b की जगह आप 8 रखते हो तो 3 और 1 4, यानी a का मान 4 आएगा। तो आपसे पूछ रहा था a का अधिकतम संभव मान क्या होगा, तो a का अधिकतम संभव मान होगा 4, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है निम्न में से 15 10 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी महत्तम संख्या क्या होगी? तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा। अब इन 4 अंकों में सबसे बड़ी संख्या देखनी है जो 10 से, बहुत ध्यान से देखना, 15 से और 20 से डिवाइड हो जाए। 10 का मतलब वो 5 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी। 15 का मतलब 5 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, और 20 का मतलब 5 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि संख्या 2 3 4 और 5 से डिवाइड होनी चाहिए। किससे किससे डिवाइड होनी चाहिए? 2 3 4 और 5। अब जरा 4 से डिवीजन का रूल देख लीजिए, आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो के आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये तो खत्म हो गया। अब इन दोनों में चेक करना है बड़ी कौन सी होगी जो काम करे। देखिए, 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो 3 से क्या ये डिवाइड हो रही? 9 9 18, 18 और 8 26, ये भी गलत हो गया। बचा हुआ आंसर सही है, यानी 9960 वो संख्या होगी जो 10 से भी डिवाइड होगी, 15 से भी होगी और 20 से भी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। बोल चुका हूं, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, मैथ बाय अनुराग दीक्षित। सभी लोगों से मेरा निवेदन, और जितने भी लोग नए यहाँ पर चैनल पर जुड़ते हो,
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित होगी। अब कौन सी संख्या ऐसी है जो 25 से विभाजित होगी, इसके लिए इसका कोई चारा नहीं है। तो आप ये कर सकते हो कि 5 से 2 बार डिवाइड हो जाए। कितनी बार? 5 से 2 बार डिवाइड हो जाए, वो 25 से डिवाइड हो जाएगी। या आप सीधे 25 से डिवाइड करके देख सकते हो, 5 से 2 बार डिवाइड करके दे सकते हो, या सीधे 25 से 1 बार डिवाइड करके दे सकते हो। मतलब इसमें आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो ये आपको सोचना है। देखिए मैं अगर पहला ऑप्शन लेता हूं 25 से डिवाइड करने के लिए, 25 एकम 25, 5 बचेगा 53, 25 दूनी 50, 33 हो जाएगा। 25 एकम 25, 8 33 81, 25 नहीं 75, 6 बचेगा 60। संख्या डिवाइड नहीं होगी। ऑप्शन सी ले लेते हैं। 25 एकम 25, 5 53, 25 दूनी 50, 33 बचेगा। 25 एकम 25 और 8 33, 8 मतलब 87 हो गया। 25 से 75, 12, ये हो गई संख्या 25 से डिवाइड। बाकी को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं, 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये क्वेश्चन में, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आ रही हो तो। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है योगदान ज्ञात कीजिए, फाइंड द कंट्रीब्यूशन। योगदान कह सकते हो या फिर योग फल कह सकते हो। सवाल को समझकर उसकी भाषा को समझना बेहद आवश्यक होता है, एग्जाम में भी और यहाँ भी। अगर आप सवाल पढ़ ले रहे हो और उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो अपने पास क्या मिलेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा n/n+1 प्लस, इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, n-1, ऊपर 1 की कमी हो गई, नीचे सेम है n+1। अब यहां पर ऊपर 2 की कमी हो जाएगी, ठीक है, आप देख पा रहोगे n-2/n+1। फिर लास्ट में अगर आप चलोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1/n+1 बचेगा, ठीक है। इन सबको ऐड करना है। आप देख पा रहे हो नीचे सब में n+1 है, तो मैंने यहां से n+1 तो कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा, n प्लस n-1 प्लस n-2 अप टू सो ऑन डैश 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 1 तक, ठीक है। आपको बताना है इन सबका सब करने पर क्या मिलेगा। देखिए सवाल में अब कुछ रह नहीं गया, आप चाहो तो कोई वैल्यू रख के यहाँ पर काम बना सकते हो अपना, ठीक है। तो मैंने कहा भैया मैं n बराबर कुछ रख लेता हूं। मैंने कहा मैंने n बराबर अगर 10 रख लिया होता तो ये किस तरीके से जाता है, 1/11 होता है यहाँ पर, और यहाँ होता 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 सो ऑन डैश 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 1 तक होता, और इसका योग होता है 55/11 यानी आता 5। तो वो ऑप्शन आंसर होगा जिसमें n की वैल्यू आप 10 रखें तो 5 दे दे। तो ऐसा ऑप्शन क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या हो सकता है? नहीं। यही आंसर होगा। देखिए अगर आप 1/2 और n की वैल्यू 10 रखते हैं तो केवल ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा है जो कि आपको सही जवाब देगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ने का प्रयास है मेरा, और ये मैं बढ़ गया, ठीक है। इस सवाल को देख सकते हैं आप लोग, ये बेहद सरल सवाल है, ठीक है। कह रहा है एक क्लास में छात्रों की संख्या z है, उसमें से लड़कों की संख्या है, तदनुसार उस क्लास में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है। भैया अगर कुल बच्चे z हैं, उसमें से x लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, z माइनस एक्स, यही तो होगा ना नंबर ऑफ गर्ल्स। लड़कियों की संख्या यही तो होगी। और ये कुल बच्चों की संख्या यानी z माइनस एक्स, जो लड़कियों की संख्या आई है, ये कुल बच्चों की संख्या यानी z का कितना भाग है, डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन जेड आपका उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए क्या कहता है अगला सवाल। यदि क्लास 9वीं में छात्रों की संख्या की 6, 8 और 6, 8, 12 या 16 पंक्तियां बनाई जाएं, 6 बनाई जाएं या फिर 8 बनाई जाएं या फिर 12 बनाई जाएं या फिर 16 पंक्तियां बनाई जाएं, तो कोई भी छात्र नहीं छूटता है। तदनुसार उस क्लास में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी। तो भैया सबका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम ऑफ दिस नंबर लेना होगा, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर, ये सभी संख्याओं का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत कठिन बात होगी। देखिए 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, 8 और 16 का एलसीएम 16 आएगा। तो 12 और 16 का एलसीएम वैसे 48 होता है, लेकिन 48 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है क्या, नहीं है। तो 48 का 2 गुना कर दीजिए, 48 दूनी 96, इसीलिए संभावित शब्द जोड़ा था।
संभावित संख्या क्या होगी 96, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेहद सरल क्वेश्चन एक बार फिर से आप सभी की स्क्रीन पर, 3, 38, 537 में इकाई का अंक क्या होगा? अगर इकाई का अंक पूछा गया तो मैं सभी के इकाई अंक को ही लेके चलूंगा। इसका 3, इसका 8, इसका 7 और आखिरी में 1256 का 6। देखिए 6 7 42 इकाई में 2 आएगा, 8 3 24 इकाई में 4 आएगा, 4 दूनी 8 इकाई में क्या आ जाएगा 8। तो आंसर भी क्या होगा 8। सवाल का जवाब भी होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट कह रही कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में सही संख्या में बजे। सही संख्या में बजने का मतलब ये है इस सवाल का कि वो घड़ी उतने ही बार बजे जितना घड़ी में बज रहा है। तो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? देखिए अगर इस घड़ी की बात करूं तो 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 और बीच में जो अंक होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो अगर घड़ी किस प्रकार से बजेगी? अगर 1 बजा होगा तो 1 बार बजेगी, 2 बजा होगा 2 बार बजेगी, 3 बजा होगा 3 बार बजेगी, 4 बजा होगा 4 बार बजेगी और इसी तरीके से अगर 12 बजा होगा तो 12 बार बजेगी। और ये प्रक्रिया पूरे 24 घंटे में 2 बार होगी, क्योंकि घड़ी की बात कर रहा है। ठीक है, घंटा घर की घड़ी की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ घड़ी की बात कर रहा है। तो 1 से 12 तक की संख्याओं का योग क्या होता है? फॉर्मूला होगा, आपको याद होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग nn+1/2 याद है। तो हो जाएगा 12 गुणे 13 बटे में 2, तो 13 और इधर भी आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 12 गुणे 13 कितना होता है 156। तो सही जवाब होगा कि घड़ी कितने बार बजेगी 156 बार बजेगी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने का, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने काफी बार लगाया होगा। जब क्वेश्चन इस तरीके से हो और ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा हो लगातार, तो आप दिए हुए नंबर के प्राइम रूट कर लीजिए, यानी कि प्राइम फैक्टर कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, इसके क्या करने होते हैं ऐसे में? अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, फैक्टर जिसे कहते हो। अभाज्य गुणनखंड इसके क्या क्या आएंगे 5 और 6। अब देखिए अगर साइन यहां पर प्लस लगा है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी, और अगर माइनस लगा होता तो छोटी संख्या उत्तर होती। तो यहां पे लगा था प्लस, तो बड़ी संख्या क्या है इसमें 6, तो 6 सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुक्रम में विषम पद कौन सा होगा? देखिए अनुक्रम क्या क्या दिया है, 0 दिया है, 7 दिया है, 26 दिया है, उसके बाद क्या दिया 63 है, फिर क्या है 124 है। तो ये तो ऐसे ही लिखते लिखते समझ में आ गया कि इसमें गलत क्या है, 217 गलत है भाई। देखिए ये लिखा है 1 का क्यूब -1, ये लिखा है 2 का क्यूब -1, ये लिखा है 3 का क्यूब -1, ये 4 का क्यूब -1, ये 5 का क्यूब -1, और यहाँ पर होने चाहिए 6 का क्यूब -1 होना चाहिए, यानी 215 होना चाहिए, जबकि लिखा गया है 217। सही जवाब होगा 217, गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आपको भी परफॉर्म करना है। टाइम देखकर, घड़ी देखकर ही क्वेश्चन को करते रहिएगा। कह रहा है एक्स व्यक्ति एक कार्य x दिनों में कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, कह रहा है x व्यक्ति जो है किसी कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, तो इसी काम को y व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? अरे भैया लो सवाल हो गया, x² y डेज में करेंगे। सवाल खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर के साथ आगे बढ़े। देखिए तो जरा अगला क्वेश्चन ये आ गया है, कह रहा है 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं। ठीक है, करने दो इनको। कितने रुपए में? 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार किया। उसमें से पहला व्यक्ति काम को 8 दिनों में, पहला व्यक्ति ए मान लीजिए 8 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में करता है उसी काम को, और तीसरा व्यक्ति सी जो है वो 16 दिन में पूरा काम कर सकता है। आगे क्या कह रहा है? वे सब मिलकर चौथे व्यक्ति की सहायता से, मतलब चौथा व्यक्ति भी है, तो चौथे व्यक्ति की सहायता से काम को पूरा करते हैं कितने दिन में? 3 दिन में। आपसे पूछ रहा है चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी राशि की बात होती है तो जो राशि होती है, जो अमाउंट होता है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है, वो हमेशा किसके रेशियो में बटेगा? क्षमता के अनुपात में राशि बढ़ती है। हमेशा किसके रेशियो में राशि बढ़ती है? क्षमता के रेशियो में राशि बढ़ती है। बात सब लोग जानते होंगे। चलिए 8, 12, 16 का एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा 48, यानी कि जो टोटल वर्क है ना वो कितना है? 48। तो इस हिसाब से ये 6 काम करेगा, ये 4 काम करेगा और ये 3 काम करेगा। अब ध्यान से देखो, कह रहा था कि अगर चारों लोग मिलकर काम करते हैं,
ए बी सी डी अगर सभी मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम यानी कि 48 काम वो 3 दिन में खत्म कर देते हैं। तो यानी एक दिन में कितना काम होगा? 16। चारों के एक दिन का काम कितना है? 16, जिसमें से ए बी सी का काम दिया है 6 4 और 3, 6 4 10 3 13, यानी कि डी के भी एक दिन का काम क्या होगा? 3 होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही जवाब। तो अब आपको क्या समझना है कि चारों की कुल क्षमता कितनी थी? 16 यूनिट, जिसका मान आपको 1200 रुपए के रूप में दे रखा था। अब आपको निकालनी है 3 यूनिट की वैल्यू। तो भैया क्या करोगे? 1200 गुणे 3 बटे में 16, तो ये काम सरल हो जाएगा। ठीक है 16 सत्ते 112 और 16 पंचे 80 और 75 गुणे 3 क्या होता है? 225 रुपए, यानी कि डी को कितना रुपया मिल रहा होगा? 225 रुपए। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या कहता है? कह रहा है दो कर्मी हैं ए और बी ने मिलकर एक साथ किसी काम को 5 दिन में पूरा किया। बहुत बढ़िया है। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात करते हैं ये लोग। ठीक है आगे क्या कह रहा है? यदि उनमें से ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुने से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 से कार्य किया होता तो वो कार्य 3 दिनों में ही पूरा हो जाता। अच्छा जी, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो तो भैया दो कंडीशन हो गई। एक, पहले ए और बी 5 दिनों में काम कर रहे थे, तभी अपनी वास्तविक क्षमता से काम कर रहे थे। ठीक है तो मैं कुछ वास्तविक क्षमता इनकी मान लेता हूं। ठीक है रैंडमली जो आपकी इच्छा करे वो आप मान लेना। मैंने कहा ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 1, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। तो 5 दिनों तक अगर ये काम करते रहेंगे तो 25 काम होगा, यानी काम जो है टोटल कितना है? 25। अब क्या है कि ए ने अपनी क्षमता दोगुनी करी, यानी जो क्षमता 4 थी ए ने कर दी 8 और बी ने कर दी अपनी 1/3 यानी 1/3 कर दी। अब क्या हो रहा था? अब काम 3 दिनों में ही हो रहा था। तो भैया अगर अब इन दोनों को जोड़कर अगर 3 से गुणा करें और 25 आ जाए तो इसका मतलब आपने जो क्षमता ली थी ए और बी की वो सही है। अगर ना आए तो कुछ और सोच लेना, नहीं तो फिर एक्स से करना। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो आते हैं 24 1 25/3, बिल्कुल सही आ गया मेरा। और 3 से अगर मैं गुणा करता हूं तो ये आ जाएगा 25 काम। टोटल काम इसका भी क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। आ जाएगा तो इसका मतलब ए की क्षमता रियल जो होगी 4 होगी, बी की 1 ही होगी। अब कह रहा था कि वह ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता। अगर ए को अकेले काम करना होता तो 25 काम करना होता और एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 4 छंग 24 और 1, यानी कि उसको काम में समय लगता ए को अकेले 6 से 1/4 दिन। तो 6 से 1/4 क्या होता है? 25/2। ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब होता। क्लियर? नेक्स्ट आइए। कोई समस्या तो नहीं किसी को? देख लें आप सब लोग पहले, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। अगला सवाल देखिए। अरे चलो भैया क्या कर रहे हो? अरे यार हिलता बहुत है भाई, 1 मिनट रुकिए तो। हाँ चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कुछ इस तरीके से कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो देखो भाई ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो मैं एलसीएम अगर लेता हूं तो 60 आएगा टोटल वर्क के रूप में, और इसकी क्षमता 3 आएगी, इसकी क्षमता 2 आएगी, यानी ये दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है? वो दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और इन्होंने 7 दिनों तक काम किया, तो इसका मतलब इन्होंने 35 काम खत्म कर लिया है। कितना काम खत्म कर लिया? 35 काम। तो अब भैया रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा? बचा काम होगा 60 में से 35 तो काम खत्म हो गया, तो रिमेनिंग वर्क होगा 25। और तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिन में पूरा करता है। तो सी की अगर बारी आती है तो ये शेष काम 25 बचा है, इसको ये 10 दिन में पूरा करता है, यानी एक दिन में सी जो है 2.5 काम करता है। कितना काम करता है? 2.5। आगे कह रहा है तदनुसार सी अकेला काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। अब देखो सी अकेला अगर काम करेगा और पूरा काम 60 दिन में करेगा और एक दिन में 2.5 काम कर पाता है, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा और 25 चौको 100, यानी कि सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। तो सही जवाब होगा इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट आइए।
अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया फिर से आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? सुनील एक कार्य 4 दिनों में पूरा कर सकता। अच्छा जी, सुनील एक कार्य 4 दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत ध्यान से देखना, सुनील जो है वो किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता, 4 डेज, ठीक। अच्छा, जबकि दिनेश वही काम जो है 6 दिनों में पूरा कर सकता है, 6 डेज में। एलसीएम क्या आएगा? 12। ये क्या होगा? टोटल वर्क, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके एक दिन का काम 3 होगा, इसके एक दिन का काम 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि रमेश सुनील से 3.5 गुना तीव्रता से काम करे। अब व्यक्ति और आ गया रमेश, ये सुनील से 3.5 गुना यानी कि 3/2 गुना जो है तीव्रता से काम करता है। सुनील के एक दिन का काम कितना है? 3। तो 3 का 3/2 गुना अगर करोगे तो रमेश एक दिन में 4.5 काम कर रहा होगा। तीनों मिलकर 7, वही काम कितने दिन में करेंगे? अब 12 काम है टोटल, इस काम को तीनों मिलकर करते हैं, यानी कि 3 + 2 और प्लस 4.5, ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 + 4 9, 9.5। 9.5 का मतलब होता है 19/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये काम का समय हो जाएगा 24/19 दिन। कितने दिन? 24/19 दिन। कोई है ऑप्शन? हाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जरा अगला प्रश्न क्या है। एक किसान 6 घंटे कार्य करके किसी काम को 18 दिनों में, किसी खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। तो पहले उसको लग रहे थे 18 दिन, ठीक है, और तद अनुसार वही काम अगर 12 दिन में पूरा करना हो, अब उसको लग रहे हैं 12 दिन। तो आप देख पा रहे हैं जो रेशियो है वो 3 से 2 हो गया है, यानी समय कम हो रहा है। और अगर समय कम हो रहा है तो प्रतिदिन काम का जो समय होगा वो बढ़ाना पड़ेगा। टोटल समय अगर कम हुआ है, ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को, टोटल टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो पर डे का जो टाइम होगा, जितने पर डे का वर्किंग आवर होगा, पर डे टाइम, वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, वो भी रिवर्स ऑर्डर में करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा 2 से 3 का। अब 2 की वैल्यू देखिए आपको दे रखी थी 6 घंटे, तो 1 यूनिट की क्या होगी? 3 घंटे, तो 3 यूनिट की क्या होगी? 9 घंटे, यानी कि वो प्रतिदिन 9 घंटे काम करेगा। ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर A% और B% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो अकेली छूट के बराबर क्या होगी? जरा गौर करिएगा भैया, सभी लोग, सभी मेहरबान कदरदान साहिबान। देखिए पहली छूट A% की, दूसरी छूट B% की। ये छूट इसलिए माइनस लगा रहे हैं क्योंकि छूट जो होता है वैल्यू के मूल्य को कम कर देता है। और यहां पर आएगा AB/100, ठीक। तो अब अगर हम माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? A% प्लस में B% और माइनस में AB/100। ये AB रूल होता है, आपको पता होगा ना AB फॉर्मूला। AB रूल तो आपको पता ही होगा, आपने CBT 1 क्वालिफाई किया, आप CBT 2 के लिए एग्जाम दे रहे हैं और आपको अगर AB रूल नहीं पता है तो फिर आपने अभी कुछ पढ़ा नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है भैया, जरा ध्यान से पढ़िएगा बहुत अच्छे से। ये सवाल में कुछ इस तरीके से बात की गई है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित कर देता है। तो हमने कहा भैया जो लागत मूल्य है वो उसका 100 मान लेते हैं, और जो अंकित मूल्य है जिसको उसने लिखा है वो 130 हो गया, 30% बढ़ा दिया। उन पर भी वो 25/4% की छूट देता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, डिस्काउंट जो लिखा है 25/4% का, इस 25/4% का मतलब होता है 1/16 भाग का डिस्काउंट है ना। कैसे होता है वो समझ लीजिए। 25/4% को हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 मतलब 1/16, ठीक। तो अगर डिस्काउंट उसका 1/16 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि कोई चीज जो पहले 16 की थी उस पर 1 का डिस्काउंट होने के बाद अब वो कितने की बिकेगी? 15 की, ठीक है। तो इस पर जो डिस्काउंट था वो 1/16 भाग का था, यानी 130 का अब जो बिकने वाला मूल्य है वो 15/16 होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर होगा। कोई दिक्कत? बोले नहीं सर। मैंने कहा चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब ये बेच रहा है इतने की और खरीदा कितने का था, इतने का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 16 का गुणा इधर कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1600 इसको मान लीजिए, और 15 गुणे 13 195, यानी कि ये 1950। तो 1600 की चीज अगर 1950 की बेच रहा हो तो भैया सिंपल सी बात है, होना तो प्रॉफिट ही है। कितना प्रॉफिट होना भैया, 350 का। किस पर होना है, 1600 पर। कितने परसेंट होना ये आपको बताना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटिए 175 यहां पर आ जाएगा, 2 से काटिए 8 यहां पर आ जाएगा, यानी ये हो गया 175/8। वो ऑप्शन आंसर होगा जिसमें नीचे 8 लिखा होगा। ये कैंसिल हो गया, ये एग्जैक्ट हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये 8 लिखा है। ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखिए तो जरा। एक दुकानदार ने 600 रुपए के अंकित मूल्य की एक कुर्सी 15%, 20% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदी है। बहुत बढ़िया किया उसने, दुकानदार थोड़ा सा समझदार टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो एमपी क्या है किसी कुर्सी का, 600 रुपए। पहला डिस्काउंट कितना है भैया, 15%। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 की चीज को 17 में बेचना। तो जरा देखना, 600 का पहला भाव था, इसमें 20 की चीज को 17 की बेचा गया डिस्काउंट देने के बाद। दूसरे बात पर चल रहे हैं, डिस्काउंट नंबर 2 पर, यह है 20%, मतलब 1/5। 5 की चीज को 4 पर बेचना, तो भैया यहां पे लिख लो 4/5, राइट। इसके बाद जो मूल्य बचेगा वो क्या बचेगा, देखने वाली बात यह है। 30, 5 छक्का 30, 17 छक्का 102, 102 गुणे 4 कितना होता है, 102 गुणे 4 408 होता है, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट के बाद चीज इतने की हो गई होगी। आगे क्या कह रहा है, उस कुर्सी के परिवहन पर 28 रुपए खर्च किए गए, यानी भाड़ा भी लगा है इसमें 28 रुपए। तो अब ये कुर्सी कितने की हो गई, 436 रुपए की, राइट। उसके बाद उसे 545 में बेचा गया, ठीक बात है। अब बेचा गया 545, 436 की चीज को 545 की बेच रहे हैं, फायदा होगा या नुकसान। तो बोले सर फायदा। मैंने कहा कितना, बोले घटा दें, हमने घटा दो। 15 में से 6 जाएंगे, 9 बचेगा, यहां बचेगा 3, 13 में 3 में 3 गए 0, 109 रुपए का फायदा होगा। हमने कहा किस पर होगा, बोले सर 436 पर होगा, क्योंकि क्रय मूल्य था। मैंने कहा ओके। 109 चौको 436, 4 से डिवाइड करेंगे, 25% का उसको फायदा होने वाला है। कितने परसेंट का, 25% का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं भैया, देखना ध्यान से। एक पियानो का अंकित मूल्य दे रहा है 1500, कितना, 1500। पियानो का अंकित मूल्य है 1500 रुपए। इसे बेचते समय 20%, 10% और 10% के 3 क्रमिक छूट दी गई। तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 में से 1 की छूट 4/5। 10% मतलब 1/10, 10 में से 1 की छूट 9/10, और ऐसा ही एक बार और। बिक्री मूल्य पूछ रहा है, एक लाइन का सवाल है, जवाब भी एक ही लाइन में आना चाहिए। कट गया 5 से 3 बार में, ये कट गया। 9 गुणे 9 81, 81 गुणे 12 जो होगा वही आंसर होना चाहिए। तो 12 एकम 12 के 2 ऐसे लगा, 1 12 96 और 1 97, ठीक। 1 0 हम कहीं भूल रहे हैं क्या, 15,000 था, हाँ ठीक है, 1 0 ये भूल रहे थे, 1 0 इसके साथ और लग जाएगा, ठीक है। तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 9,720, यानी कि ऑप्शन नंबर फिर से ए, एक लाइन में आंसर। अगला सवाल कह रहा है इसका तीसरा समानुपातिक क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए समानुपात वाला, तो उसमें थर्ड रेशियो पूछा जाए। तीसरा समानुपातिक होने का मतलब क्या पूछ रहा है, तीसरा समानुपातिक होने का मतलब पूछ रहा है थर्ड रेशियो। तो ऐसे में आप कहोगे, देखिए 12 से जो 18 का अनुपात है, वही अनुपात 18 का किस संख्या से होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो भैया देखो, अगर यहां से 2 और 3 का आपको अगर अनुपात दिख रहा हो, तो यहां भी होना चाहिए 2 और 3 का। तो 2 का अगर वैल्यू 18 है तो 1 की 9 होगी, तो 3 की कितनी होगी, 27। तो इसका थर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 27। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम को अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा 2 गुने अंक मिले, बहुत ध्यान से देखना। तो ये राम और श्याम वाला जो होता है ना, ये आदमी को अक्सर फंसा के रख देता है, क्योंकि जैसी पिक्चर होती है वैसे ही सीन बनता है। देखना, तो राम को अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा 2 गुने अंक मिले। राम को अंग्रेजी यानी इंग्लिश में साइंस की अपेक्षा 2 गुने अंक। अगर साइंस में 1 तो विज्ञान में 2, इंग्लिश में 2। उसके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, एक सब्जेक्ट और है मैथ,
तीनों में मिलाकर कुल 180 नंबर थे, ठीक है। चलिए 180 नंबर मार्क्स लिख देते हैं। तदनुसार यदि उसके अंग्रेजी तथा गणित के प्राप्तांकों का अनुपात 2 और 3 है, अंग्रेजी और गणित, तो अंग्रेजी तो 2 है ही है, तो गणित 3 हो गया, तो 2 3 5 और एक 6, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 180 नंबर के बराबर। 6 यूनिट 180 नंबर के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 30 नंबर। कितने नंबर? 30 नंबर। और आपसे किसका सब्जेक्ट का मार्क्स पूछ रहा था? कह रहा था विज्ञान में उसने कितने, विज्ञान का रेशियो क्या है? एक यूनिट की वैल्यू 30 नंबर है, तो विज्ञान में उसके नंबर ही होंगे 30। कमजोर विद्यार्थी, साइंटिस्ट नहीं बनेगा। 30, ठीक। मैथ में अच्छा है, 90 नंबर लेके आया, वो भी 50 है। चलो खैर कोई बात नहीं, ज्यादा बोझ देना ठीक नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 4 है, यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो संख्याएं कौन सी होंगी? बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल दिमाग की जरूरत है, पेन की जरूरत नहीं है। 2 3 4 है और उनके वर्गों का योग इतना। सबसे पहले दिए हुए ऑप्शन में देखो, क्या ये 2 3 4 में है? बिल्कुल है। ये 2 3 4 में है? बिल्कुल है। क्या ये 2 3 4 में है? बिल्कुल है। अब इसमें से कुछ आंसर होना चाहिए। अच्छा, इनके वर्गों का योग कितना है? 1856। तो मैं ये जान पा रहा हूं, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, उसमें सबसे बड़ी संख्या अगर 16 के अनुपात में, अगर इसका मैं वर्ग करूंगा भी तो 256 मिलेगा। और उससे मतलब, और उससे जो छोटी संख्याएं हैं वो तो छोटे छोटे में रहेंगी। तो मतलब अगर इनका मैं वर्ग कर लूं तो भी मैं 1800 तक नहीं, 1000 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ऑप्शन ये तो आंसर हो नहीं सकता था। अब दूसरे ऑप्शन पर आना जरा। इसमें सबसे बड़ी संख्या थी 32। अगर आप 32 का वर्ग करते हो तो 1024 मिल जाता है। यानी कि ये ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो मुझे 1800 के आसपास, 1900 के आसपास पहुंचाएगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576, 16 का स्क्वायर 256। तो सही जवाब भी यही हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 576 और 16 का स्क्वायर 256, जोड़ लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1856। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिमाग की जरूरत है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल आते हैं। 900 रुपए को एबीसी में बांटा गया और उसमें बंटवारा इस प्रकार हुआ कि ए की राशि का आधा भाग बराबर है बी की राशि का 1/3 भाग बराबर है सी की राशि का 1/4 भाग। एबीसी के द्वारा प्राप्त की गई राशि रुपए में कितनी होगी? अब ऐसे सवालों में बच्चों को यह बताया जाता है कि तुम एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, कुछ ना मानो। तुम सिर्फ वो ऑप्शन देखो जिसमें ए 2 से कट गया है, बी 3 से कट गया है और सी 4 से कट गया है, बस काम खत्म। तो पहले ऑप्शन में देखो, क्या बी 3 से कट सकता है? ये वाला भाग 3 से कटेगा नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता है। क्या बाकी तीनों में कट जाएगा? ठीक है। सी जो है 4 से कट सकता है, किसमें नहीं कटेगा? सी 4 में, इसमें नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। अब देखना जरा बचे ऑप्शन 2। देखो ए का आधा भाग, अगर मैं सी ऑप्शन को देखता हूं, 200 था, 300 था और 400 था। अब ए का, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ए का आधा भाग करोगे तो भी 100 आएगा, बी का 1/3 करोगे तो भी 100 आएगा और सी का 1/4 करोगे तो भी 100 आएगा। और 100 100 100 तीनों बराबर होंगे। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें तुम्हें एक्स वाई जेड या कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न जब भी आए आप इसको बाई ऑप्शन से ही करें तो ये बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, बाई ऑप्शन ही करें तो ही फायदेमंद होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, आगे पढ़िए। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत जो है 12 हो, चारों संख्याओं का औसत अगर 12 है तो उन चारों संख्याओं को, जिसको मैंने ABCD मान लिया है, उनका योग 48 होगा, यानी 12 गुणे 4। अब देखिए जरा, पहली अगर 3 संख्याओं का जो औसत है, पहली 3 संख्याओं का औसत ऐसे लिखोगे बटे 3, ये चौथी संख्या का 2 गुना है। कितना है? चौथी संख्या का 2 गुना। बराबर करने के लिए चौथी संख्या में 2 से गुणा कर दिया, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? 6d आएगा ना? चौथी संख्या का 2 गुना है। हाँ ठीक तो लिखा है 6d। ठीक है, तो ABC की वैल्यू हो गई 6d, जिसको यहां पर आप रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? आप जरा देखना, रेड पेन से लिख रहा हूं, 6d ये प्लस d और बराबर में 48। क्या पूछ रहा था? कह रहा था चौथी संख्या ज्ञात करिए, यानी d ज्ञात करना। तो भैया लो, d यहां से आ जाएगा। 7d बराबर 48, तो d बराबर क्या हो जाएगा?
48/7, ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन होगा, और जिन बच्चों को आंसर मैच करना है नीचे आंसर की दी हुई है, आपको आंसर अपना मैच कर सकते हो, ठीक है, जितने भी आंसर हुए हैं बाकी लोग देख सकते हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसमें पीडीएफ अभी पड़ जाएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेट आपको अच्छा लगा होगा, और एक आइडियल टाइम में लगभग 35 से 36 मिनट के बीच में आपके पूरे 25 क्वेश्चन हो गए। भाई बताने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप भी घर पे कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आप कितनी देर में इसको कर पाते हैं, ठीक। बाय बाय।